हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंह। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रिपरेटर। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है अगस्त मंथ की, जहां मैं 1 से 31 ऑफ अगस्त इंपॉर्टेंट करंट करूंगा कवर इन सिंगल शॉट में सारे करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे। इक्वली इंपॉर्टेंट है सीयूईटी क्लैट के बच्चों के लिए, और इवन एसएससी बैंकिंग का भी अगर कोई स्टूडेंट मुझे सुन रहा है, उनके लिए भी ये करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो प्लीज वीडियो को थ्रू आउट द एंड देखिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी है तो यू गाइस कैन यूज योर कमेंट बॉक्स। आप कमेंट कीजिए, मैं आंसर दूंगा आप लोगों के हर कमेंट का। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। बेल आइकॉन दबाने के कोई पैसे नहीं लगता है, सब्सक्राइब करने के भी नहीं लगता यूँ तो। बस एक बस मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है, बच्चों तक अच्छा कंटेंट जा रहा है और आप लोगों को मजा आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं करंट को। सबसे पहला करंट है एलआईसी। एलआईसी, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी कवर किया था कि इसके नए डायरेक्टर अभी चुने गए हैं, दोराई स्वामी जी। तो अब इस एलआईसी ने $1 बिलियन का एफआरए साइन कर दिया है वॉल स्ट्रीट के मेजर बैंकों के साथ। अब आप बोलोगे एफआरए क्या होता है? भाई, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स होते हैं ये। मतलब क्या? आपकी और मेरी बात तय हो रही है। मान लो आपने कोई सामान खरीदना है मेरे से, और मैं वो सामान बेचूंगा। तो हम लोगों ने डील साइन कर ली अभी कि आज से 2 महीने के बाद ये सामान खरीदने आओगे मेरे पास, तो 2 महीने के बाद मैं इस दाम पर ये सामान आपको बेचूंगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज की डेट में प्राइस फाइनलाइज कर रहे हैं, वो प्राइस जो हम फ्यूचर में बेचेंगे जिस सामान को। तो ये एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट होता है एफआरए का। अब इसमें दो नुकसान नफा हो सकता है। अगर बाई चांस कल को प्राइस बढ़ गया, तो हमने तो एग्रीमेंट पहले ही करा हुआ है, तो मुझे उतने ही प्राइस में बेचना पड़ेगा। यहाँ पर तो मेरा नुकसान हो गया, मुझे ज्यादा पैसे मिल सकते थे। और कल को अगर प्राइस कम हो गया तो मेरा फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि आपके साथ तो डील पहले ही फाइनल हो गई है कि आप इतने में सामान खरीदोगे, ये प्राइस दोगे। तो अगर वो कम हो गया तो वो कम नहीं, आपसे जो फाइनल हो गया आप बस उसी की बात करेंगे। अच्छा, ये वॉल स्ट्रीट बैंकों के साथ किस चीज को खरीदने की बातें हो रही है? बॉन्ड्स। बॉन्ड्स खरीदने की बातें हो रही हैं। वॉल स्ट्रीट क्या है? यूएस का एक ऐसा स्ट्रीट जहां पर दुनिया के सबसे बड़े बैंकों के हेडक्वार्टर्स हैं। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन एंड चेज, ऐसे कई सारे अमेरिकी बैंकों के हेडक्वार्टर आप लोगों को वॉल स्ट्रीट जर्नल मतलब वॉल स्ट्रीट रोड पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। एक नई रिपोर्ट आई है, और ये नई रिपोर्ट बताती है कि 5 इंडियंस में से, अगर आप 5 इंडियंस को ढूंढेंगे, तो 5 में से केवल 2 ही भारतीय ऐसे दिखेंगे आपके पास जिन्होंने स्वास्थ्य बीमा खरीद रखा है, जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रखा है। और रूरल एरियाज में तो ये कवरेज और बुरा है। रूरल एरियाज में तो ये कवरेज और बुरा है। वहां पर तो मतलब 4 भारतीयों में एक मिलेगा आपको मुश्किल से ऐसा, जिसने हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रखी है। तो ये पूरा की पूरा जो रिपोर्ट है, इसका नाम है लीडिंग द पाथ टू इंश्योरेंस फॉर ऑल, ब्रोकर ऑफ द फ्यूचर। रिपोर्ट को लाने वाले हैं इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन्होंने ये बात करी है कि 18 साल से ऊपर के लोगों में, मतलब 2 भारतीयों में से हर एक भारतीय के पास इंश्योरेंस है, और हर 5 में से 2 के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। मतलब 18 साल से ऊपर हर 2 में से एक के पास लाइफ इंश्योरेंस है, हर 5 में से 2 के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। और अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स को हटा दें तो हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज 4 में 1 हो जाती है। मतलब अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस को हटा दें, जो हेल्थ इंश्योरेंस सरकार दे रही है, तो फिर तो हर 4 में से बस एक ही के पास है जिसने प्राइवेट में मतलब खरीद रखी है। रूरल एरिया में तो बहुत ही बुरा है। वहां पर तो वो कह रहा है 65% पॉपुलेशन इंडिया की रूरल एरियाज में रहती है, और वहां पर लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांचेज ही केवल 2% है। ऐसी कंपनियां जो लाइफ इंश्योरेंस बेचती हैं, उनकी ब्रांचें ही केवल रूरल भारत में 2% है। वो रूरल इंडिया जहां आधे से ज्यादा भारत रहता है। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिनके बारे में हम लोगों ने एक्वा पार्क में बात करी थी जुलाई मंथ में, नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। सॉरी सॉरी सॉरी, वो असम के थे, ये यूके के हैं, उत्तराखंड के हैं। नाम है इनका पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ने अपनी एक बुक निकाली है नई, और ये किताब जो है बच्चों के लिए निकाली गई है, बच्चों पर है ये किताब। सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ अ स्टूडेंट नाम से ये किताब इन्होंने निकाली है। और इस किताब को लॉन्च करते आप लोगों को मुख्यमंत्री खुद, और उनके साथ पूरा जो इनके मुख्यमंत्री मंडल के साथ जो मंत्री जुड़े होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी उत्तराखंड सरकार के आपको यहाँ पर दिखेंगे। अब आप बोलेंगे मंत्रियों को बुक लिखनी कहाँ आती है? भाई देखो, बुक तो लिख ही लेते हैं ये, एडिटर्स बढ़िया चाहिए होते हैं, है ना। तो ये बुक जो है वो एडिट की गई है लता पांडे और डॉक्टर रामानंद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इग्नू की बात हो रही है यहाँ पर, सॉरी IGNCA की बात हो रही है यहाँ पर। तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ये नेशनल सिंपोजियम इसने होस्ट किया है,
और ये सिंपोजियम इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स क्यों होस्ट करता है? तो ये होस्ट करता है एक सिंपोजियम इस याद में कि यूनेस्को ने भगवत गीता को, भाई यूनेस्को ने भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को रिकॉग्नाइज किया है टू बी एंशियंट टेक्स्ट। तो यूनेस्को जो है वो नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को प्राचीन ग्रंथों की सूची में रखता है। तो उस दिन को याद करने के लिए हर साल इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एक नेशनल सिंपोजियम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करता है। कई सारे दिग्गज जो लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाता है। इसके बाद लोकसभा ने प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड कर दिया है मणिपुर में, और अब ये फरवरी 2026 तक चलेगा। प्रेसिडेंट रूल को समझते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल को के बारे में दिया हुआ है। प्रेसिडेंट रूल तब लगता है किसी स्टेट में जब किसी स्टेट में सीएम लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पाते हैं, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पाती है, जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी मशीनरी फेल होने लगती है, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई फॉलो नहीं करता है, ऐसे में यहां पर जो इमरजेंसी है स्टेट में लगाई जा सकती है। स्टेट में इमरजेंसी को लगाने के लिए बिल आता है और उस बिल को पास करने के बाद उस स्टेट में इमरजेंसी ऑन अ स्ट्रेच 6 महीने के लिए लगती है। अगर वो इमरजेंसी एक्सटेंड करनी है तो 6 महीने की एक्सपायरी से पहले इमरजेंसी के डॉक्यूमेंट को दोबारा अप्रूव करना जरूरी हो जाता है। तो 13 अगस्त को इमरजेंसी एक्सपायर होनी थी, 13 अगस्त से पहले इन्होंने तो जुलाई में ही इसको रिन्यू कर दिया एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने अपना पहला साइंटिफिकली डेवलप बायो ऑथेंटिकेटेड मोनोफ्लोरल लेवेंडर हनी बना लिया है। ये बायो ऑथेंटिकेटेड मोनोफ्लोरल लेवेंडर हनी है, एक तरीके से आप देख सकते हो। लेवेंडर हनी यहाँ पर एक तरीके से फूल को कहा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं पर्पल कलर की यहाँ पर खेती आपको दिख रही है। और ये पूरा इनिशिएटिव इंडिया की तरफ से CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के द्वारा ये इनिशिएटिव जो है लिया गया है। अच्छा, ये खेती अब हो कहां पर रही है? ये मोनोफ्लोरल लेवेंडर की खेती जो है ये कश्मीर के पुलवामा में हो रही है, ठीक है। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो खैर इस खेती को नया नाम दे दिया है, इन्होंने इसको पर्पल रेवोल्यूशन बोल दिया है। इसके बाद बेटा 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे सेलिब्रेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट 1 से 7 तारीख के बीच में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे भी सेलिब्रेट होता है। ब्रेस्ट फीडिंग आपको पता है कि नवजात बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीड कितना जरूरी होता है। तो 1 से एक तरीके से 7 अगस्त पूरा हफ्ता चलता है ब्रेस्ट फीडिंग डे। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एनपीसीआई की बात आ रही है दोबारा से। ये वही एनपीसीआई है जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि यूपीआई और रुपए से जुड़ा हुआ है एनपीसीआई। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यहां पर कुछ नए नियम लागू कर दिए, कुछ नए रिवाइज्ड नियम। किसके लिए? यूपीआई के लिए। आपको सुनने बहुत जरूरी होंगे भाई। ये पहला, आप जो बार बार बैंक बैलेंस चेक कर देते ना यूपीआई एप्लीकेशन से, अब वो बैंक बैलेंस आप एक दिन में 50 बार से ऊपर चेक नहीं कर पाओगे। अब मुझे नहीं पता कि एक दिन में 50 बार से ऊपर भी कौन ही इंसान बैंक बैलेंस चेक कर रहा होगा, बट ठीक है, इन्होंने लिमिट लगा दी उसके ऊपर। दूसरा ये बोल रहे हैं कभी कभी पेमेंट प्रोसेसिंग में चली जाती थी, है ना, कभी कभी पेमेंट जो है ऑटो प्रोसेसिंग में चली जाती थी। तो अब वो प्रोसेसिंग की जो पेमेंट है उसका स्टेटस चेक करने के लिए भी अब एक तरीके से लिमिट लगा दी है। आप लोग किसी को पेमेंट करते हो, फेल भी नहीं होती, साला प्रोसेसिंग में चली जाती है, टेंशन होती है गई नहीं गई, पैसे तो कट गए। तो प्रोसेसिंग की पेमेंट का स्टेटस चेक करने के लिए आपको केवल 3 मौके मिलेंगे। 3 बार चेक कर सकते हो एक दिन में आप उसे, और वो भी 90 सेकेंड्स के गैप में। अगर आप जल्दी जल्दी चेक करोगे भैया तुम्हारे ऊपर है, हम लोग अपडेट नहीं देंगे आपको। 90 सेकेंड्स के गैप में 3 बार चेक करने की पावर है आपके पास। उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो वो स्टैटिक वही दिखाएगा आपको, कोई मतलब नया अपडेट नहीं मिलेगा। इसके बाद आप अपनी बैंक डिटेल्स जो हैं वो एक दिन में 25 बार ही एक्सेस कर पाओगे। अब आते हैं जी ऑटो पेमेंट पर। ऑटो पेमेंट मतलब आपने कई सारी ओटीटीज के सब्सक्रिप्शन खरीदे होंगे जो ऑटो पेमेंट पर लगे हैं कि इस तारीख को पेमेंट ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाए। तो ऑटो पेमेंट्स के लिए फ्रेंड्स यहां पर बड़े ध्यान से पढ़ना, ऑटो पेमेंट अब कब कब ट्रिगर होगा? तो या तो 10 बजे से पहले पैसे कटेंगे, नहीं तो 1 से 5 के बीच के में जो है वो पैसे कटेंगे, नहीं तो 9:30 बजे के बाद, क्योंकि ये जो टाइम है वो नॉन पीक आवर्स है। यूपीआई के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहता इस टाइम फ्रेम में। तो जनरली जो नॉन पीक आवर्स में ही पैसा जो है वो आपका ऑटो पेमेंट का प्रोसेस होगा। इसके बाद भारत के 11 पब्लिक सेक्टर बैंकों ने, 11 पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंकों की बात कर रहा हूं मैं, इन 11 चोरों ने मिलकर
9,000 करोड़ रुपए पेनल्टी के रूप में कमा लिए हैं। पेनल्टी के रूप में किस चीज पर पेनल्टी लगाई इन्होंने? मिनिमम बैलेंस ब्रीच। और ये तब हो रहा है भाई साहब जब जनधन अकाउंट आए थे, जिसने जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए बोला था आप लोगों को, बट फिर भी लोग जो है वो जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं खोल रहे हैं। अब आप यहाँ पे सुनिए क्या हुआ है असली। एक्चुअली जब आप बैंक में जाते हो बैंक अकाउंट खोलने के लिए, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो है जनधन अकाउंट खोलना, जिसको अलग अलग बैंकों ने अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे अगर कोटक में जाओगे तो कोटक इसको 811 अकाउंट कहता है ना। अब इस अकाउंट में कोटक क्या बोलता है, देखो भैया जीरो बैलेंस अकाउंट है बट फैसिलिटी बहुत कम है। फैसिलिटी क्या है कि अगर आपने कैश डिपॉजिट किया ना 5,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर, अगर आपने कैश जमा करा दिया इसमें खाते में, तो भैया उसके 25 रुपए काट लेंगे हम। अगर आपने कैश जमा कराया 10,000, मतलब एक एक थ्रेशोल्ड देते हैं ये लोग कि इस थ्रेशोल्ड से ऊपर अगर पैसा जमा कराया आपने कैश, तो वो बैंक पैसा काट लेगा आपका। उसके बाद एक लिमिट लगा देते हैं ये लोग कि इस पर डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा आपको, डेबिट कार्ड मिलेगा तो डिजिटल मिलेगा। और आप तो बैंक ये भी बोल रहे हैं कि डिजिटल डेबिट कार्ड भी नहीं देंगे आपको, फिजिकल देंगे। फिजिकल डेबिट कार्ड के पैसे लेंगे अलग से आपके लिए। तो ये सब चीजें हैं। ऊपर से अगर तुमने बहुत ज्यादा लेन देन करा अपने अकाउंट से, है ना, तुमने भाई यूपीआई, तुम्हारी बिजनेस तुमने एक तरीके से चलाना है, तुमने सोचा छोड़ यार करंट अकाउंट क्यों ही खोलूं, सेविंग अकाउंट खोल लेता हूं, तो तुमने जीरो बैलेंस अकाउंट खोल लिया। अब जीरो बैलेंस अकाउंट में तुम्हारे अकाउंट में रोज पैसा आ रहा है, रोज निकल रहा है भाई साहब, मतलब 50-60 हजार रुपए की ट्रांजेक्शन तुम्हारी रोज की हो रही है। या गोली मारो 50 की भी, 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन रोज की हो रही है, कॉमन से कॉमन लेके चलता हूं तो महीने की 3 लाख की ट्रांजेक्शन हो गई आपकी। रोज की 10,000 के हिसाब से 10 दिन में 3 लाख, महीने में 9 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट को बैन कर देंगे ये लोग। ये क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट खुलवा लो। फिर ये बोलते हैं कि सर एक फैसिलिटी और है आपके साथ। क्या? सर 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट खुलवाओ, डेबिट कार्ड चेकबुक फ्री में देंगे आपको। तो बंदा थोड़ा लालच में आ ही जाता है, सोचता है कि यार चल ठीक है ये अकाउंट खुलवा लेता हूँ, 10,000 रुपए तो वैसे भी अकाउंट में रखे ही रहेंगे। और अगर बाई चांस तुमने कभी 10,000 रुपए से कम नीचे रखा अपना बैलेंस, तो ये पूरे महीने का एवरेज निकालते हैं। अच्छा पैसे कैसे काटते हैं ये बताऊं। जैसे आपने मान लो कि 1 तारीख को अकाउंट में 10,000 रुपए थे, 2 तारीख को आपके खाते में जो है वो 5,000 रुपए हो गए, और 3 तारीख को आपके खाते में 15,000 रुपए आ गए। तो अब आपके खाते से पैसा काटेंगे क्या ये लोग? तो ये 3 दिन का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो 3 दिन का क्लोजिंग बैलेंस क्या था? 10, 5, 15, इसको ये ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 30। 30 को ये लोग 3 दिन से कर देंगे डिवाइड, क्या आ गया आंसर? 10। तो इसका मतलब रोज ऑन एन एवरेज आपके अकाउंट में 10,000 रुपए थे, तो कोई पैसा आपके अकाउंट में नहीं कटेगा, इसका मतलब ये है। तो अगर आप मंथली एवरेज बैलेंस जो आपका है वो इनके सेट अमाउंट से कम होगा, तो फिर ये पेनल्टी काट लेंगे। तो 9,000 करोड़ ये लोग मिनिमम बैलेंस ब्रीच में कमा गए। और ये जो है जिसमें सबसे ज्यादा जो है, मैं ये भी बता दूं आपको, वो कैनरा बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जैसे बैंकों ने पैसा कमाया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। इंडिया ने 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कांडला पोर्ट पर लगा दिया है, और इसकी इनॉग्रेशन करने के लिए सर्बानंदा सोनोवाल पहुंचे। बहुत ही जल्द इसी प्लेटफॉर्म पर वीडियो लाऊंगा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में कई सारी प्रकार की हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की सभी प्रकारों में हालांकि जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको ज्यादा प्रेफर जो है वो किया जाता है। तो भारत में पहला ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट जो है वो सर्बानंदा सोनोवाल इनॉग्रेट कर रहे हैं, किधर? कांडला पोर्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में टोटल, आपको ये बता दूं, हर क्वार्टर में एक बार आरबीआई की मीटिंग होती है ये, हर क्वार्टर में एक बार मीटिंग होती है ये। और इस मीटिंग में आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के 2 और लोग और 3 लोग सरकार के शामिल होते हैं, तो टोटल 6 लोगों की मीटिंग होती है ये। और बड़े इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाते हैं इस मीटिंग में, जैसे रेपो रेट क्या रखें, रिवर्स रेपो रेट क्या होना चाहिए। तो इन लोगों ने भारत के रेपो रेट को 5.5% पर ही स्टैटिक रखा है। अब आप बोलेंगे रेपो रेट क्या होता है सर? भाई साहब रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को पैसा ब्याज पर देता है ना। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई बैंकों को पैसा इंटरेस्ट पर देगा। तो अगर बैंक 5.5% इंटरेस्ट पर आरबीआई से पैसा लेता है, तो कल को अगर मैं बैंक से पैसा लेने के लिए पहुंचूंगा तो जाहिर सी बात है कि बैंक मुझे 5.5% से ज्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा ना भाई। वो कम तो ना लेगा मेरे से। वो क्या बोलेगा कि दीपक देख 5.5% तो मुझे आरबीआई को देना होता है, तो तेरे से तो भाई कम से कम 7% लूंगा।
समझ रहे हो? तो कल को अगर रेपो रेट मार्केट में नीचे होता है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में कंज्यूमर्स के लिए कम हो जाता है, तो लोग ज्यादा लोन की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। और प्लस इसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह भी बोला कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% के आसपास रहेगी और इन्फ्लेशन जो है वो 3.1% के आसपास रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक बना है जिसको स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिल गया है। स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिल गया ऐसे फॉर इट्स ऑफिशियल वेबसाइट, अपने ऑफिशियल वेबसाइट के लिए इसको ये सर्टिफिकेशन मिल गया है। मैं बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं जिसकी स्थापना सन 1906 में होती है और काफी पुराना पब्लिक सेक्टर बैंक है ये इंडिया का। हेडक्वार्टर इसका महाराष्ट्र में है। रजनीश कर्नाटक इसके एमडी है। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग इस बैंक का टैगलाइन है। इसके बाद दोस्तों चाइना ने एक इस तरीके का रोबोटिक वुल्फ तैयार किया है। वुल्फ कहता है इसको, भेड़िया कहता है। रोबोटिक एक तरीके से वुल्फ है ये, जिसको वुल्फ रोबोट्स कहा जाता है। और पीपल लिबरेशन आर्मी की ड्रिल थी अभी 2025 में, उसमें इन्होंने ऐसे कई सारे रोबोटिक वुल्फ जो है वो अपना मतलब दिखाए दुनिया को। अब नीचे जो है इसके पहिए लगे हुए हैं तो अगर आप देखो तो ये चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि आगे कैमरा है भाई के, और इस रोबोटिक वुल्फ के ऊपर हम लोग गन माउंट कर सकते हैं। भाई अगर एक नॉर्मल डॉगी आएगा गन लेकर, पहली बात तो वो चलाएगा कैसे, और दूसरी ये है कि अगर उसको तुमने बैकफायर कर दिया तो डॉगी तो वही मर जाएगा। रोबोटिक चीजों पर जितनी मर्जी गोलियां चला लो, ये खराब नहीं होने वाली। तो ये आजकल का मॉडर्न वॉरफेयर का टेक्निक समझ लो, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 70 किलो का भाई साहब ये क्वाड्रूपेडल रोबोट है। साउथ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन के द्वारा इसको बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया के सभी स्टेट्स और यूटीज जो हैं वो ई सखी पोर्टल पर ऑनबोर्ड हो गए हैं। ई सखी पोर्टल बहुत बेहतरीन पोर्टल है, पहले तो इसके बारे में समझ लेते हैं। ये एक ऐसा पोर्टल है जिस पोर्टल पर आप चेक कर सकते हो कि आपके एरिया का एमपी क्या कर रहा है। आपके एरिया के एमपी ने आपके एरिया की डेवलपमेंट के लिए पार्लियामेंट में क्या बोला, क्या उसने प्रपोजल रखा, और अगर उसका प्रपोजल पास हो गया है तो उसने अभी तक उस प्रपोजल पर क्या काम किया है। या अगर आपके एमपी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है पार्लियामेंट ने, तो आपके एमपी ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस हद तक पूरा किया है। समझ रहे हो आप? तो ये है एक तरीके से प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। रियल टाइम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कर सकते हो आप, अपने एमपी पर नजर रख सकते हो, आपकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी क्या कर रही है, इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज क्या कर रही हैं, फंड फ्लो किस तरीके से हो रहा है। तो मतलब गजब का पोर्टल है और भारत के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अब इस पोर्टल के साथ अटैच हो गए हैं। तो थोड़ा सा अवेयर बनिए, अब सभी लोग ये सब काम आराम से कर सकते हैं। इसके बाद कैरोल नोरोकी, इनको देख लीजिए, ये बने हैं नए पोलैंड के प्रेसिडेंट। नाम है इनका कैरोल नोरोकी। और इनके बारे में अब मैं जल्दी से बता देता हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्रोग्राम के काफी अच्छे समर्थक माने जाते हैं। हालांकि अमेरिका ग्रेट बनेगा तो आपके दिमाग में आएगा कि पोलैंड का क्या फायदा इससे। देखो भाई, फायदा एज सच किसी इंसान को तभी होता है ना जब वो सोचता है कि अमेरिका ग्रेट बनेगा तो अब अच्छी भीख मांग सकते हैं, अमेरिका बढ़िया भीख दे देगा। पाकिस्तान के एंगल से देखो तो पोलैंड को भी ऐसा लगता है, क्योंकि ये नेटो का मेंबर है, अमेरिका काफी ज्यादा झुका हुआ रहता है पोलैंड की तरफ। और इसलिए झुका हुआ रहता है पोलैंड की तरफ क्योंकि इनके एक तो बॉर्डर लगते हैं यूक्रेन के साथ, रशिया के साथ। तो जो भी काम, मतलब एक तरीके से आप ये मान के चले कि रशिया को रोकने के लिए पोलैंड का एक बहुत भूमिका अहम रहेगी। कल को अगर यूक्रेन के साथ कोई पीस डील भी साइन हो जाती है ना भाई, कि यूक्रेन और रशिया के बीच में शांति वार्ता साइन हो गई है, तो अब ये मान के चलिए कि उस पीस डील के साइन होने के बाद रशिया जो है वो यूक्रेन पर दोबारा हमला ना करे। उसके लिए जो वेपन्स वगैरह हैं, टैंक्स वगैरह हैं, और जो जितने भी मतलब प्लेन्स, फाइटर जेट्स जो स्टैंड बाय पर रखे जाएंगे, वो सभी पोलैंड में रखे जाने हैं। तो पोलैंड ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से आप मान सकते हैं कि एक कंट्री जो है वो एक रोल प्ले करेगी। इसके बाद असम ने यहां पर एक पोर्टल लॉन्च किया है बेटा, अपने अपने ही लोगों के लिए, अपने ही इंडिजिनस लोगों के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल में असम के रहने वाले लोग लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, भारत में वैसे तो बंदूकें खरीदना बहुत मुश्किल है भाई, यूएस में बंदूकें खरीदना सिम कार्ड की तरह सिंपल है। अब ये समझ के चलिए, हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये बोला है कि खासकर की ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो असम के वास्तविक रहने वाले हैं, ठीक है, और किसी रिमोट एरिया में या बॉर्डर के आसपास रहते हैं, जहां पर रहते हैं उनको काफी वनरेबल लगता है कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे लोगों को अगर हथियार चाहिए
तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल इन्होंने बनाया है और आप वहां पर अप्लाई कीजिए। इंडिजिनस कम्युनिटी के लोग सेंसिटिव एरियाज में जो रहते हैं वो हथियार ले सकते हैं, असम की सरकार उनको मुहैया करवाएगी। बढ़िया है। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेटा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बना दिया आखिरकार। मतलब 11 सालों से अटका हुआ था इनका प्रोसेस। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 11 सालों से डिमांड कर रहा है आरबीआई से कि सर मुझे यूनिवर्सल बैंक बना दो। अब जाकर इनको यूनिवर्सल बैंक बनाया गया है। ये पहले एक स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ करता था, अब यूनिवर्सल बैंक बन गया है। तो अब क्या कर सकता है ये? अब ये कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को पकड़ सकता है जैसे सभी बैंक करते हैं। दूसरा, ये एक बहुत बड़ा बैंकिंग प्रोडक्ट का रेंज लॉन्च कर सकता है। पहले क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक था तो छोटी सी रेंज थी इसके पास, अब ये बड़ी रेंज लॉन्च कर सकता है बैंकिंग प्रोडक्ट्स की। रिटेल और कॉर्पोरेट सेगमेंट्स में भी आएगा। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी इस बैंक की बढ़ जाएगी। मतलब अब ये मान के चलिए कि इंडिया की स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में 40% शेयर केवल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का था। मान के चलो कि अगर टोटल मिला के 12 बैंक है हमारे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो 12 में से 40% जिसके पास बिजनेस है ना पूरे स्मॉल फाइनेंस बैंक की मार्केट का, वो ये बैंक था। तो इसको तो बनना ही चाहिए था खैर, वो यूनिवर्सल बैंक। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेटा 1 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में ये 2 रिपोर्ट कवर करते हैं। ठीक है, एक रिपोर्ट कवर करते हैं ये लोग, मैं दिखा देता हूं, बाय मंथली है वैसे ये। अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे क्या बोलता है जनरली? इस अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में ये लोग करंट सिचुएशन इंडेक्स और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स को कवर करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों से ये पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि भैया आने वाले समय में कितने दाम बढ़ जाएंगे, है ना? किसी चीज के दाम को लेकर आप लोगों का क्या कॉन्फिडेंस, आप क्या बोलते हैं उस चीज में। तो एक तरीके से वो सब चीजें हैं यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल है हमारे, आपको बीच में दिख रहे होंगे, इनका नाम है श्री गिरिराज सिंह चौहान। भारत के टेक्सटाइल मिनिस्टर है ये, और इन्होंने भी एक किताब लॉन्च कर दी है अपनी, और ये किताब जो है वो कार्बन फुटप्रिंट्स पे लॉन्च की गई है। कार्बन फुटप्रिंट्स असेसमेंट इन द इंडियन हैंडलूम सेक्टर। बढ़िया किताब है। ये बोल रहा है कि अगर आपको लगता है कि भारत का हैंडलूम सेक्टर जो है वो कार्बन उत्सर्जित नहीं करता, तो भारत के हैंडलूम सेक्टर में कार्बन डाइऑक्साइड के क्या फुटप्रिंट्स है, आइए उसको भी जांच लेते हैं। कई सारी केस स्टडीज इस किताब में लॉन्च की गई है, दिखाई गई है। इसके बाद दोस्तों, भारत में बेरोजगारी दर, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप हुआ है। जुलाई के मुकाबले अगस्त में ये 5.2% आया है। बिल्कुल, जो जुलाई में तकरीबन 5.3 5.4 के आसपास था। मतलब वैसे तो बहुत ही माइन्यूट सा चेंज है, बट देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लग रही है वो क्या है कि माइन्यूट चेंज तो है, बढ़ भी तो सकता था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा नहीं है, उल्टा कम हुआ है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लिए यहाँ पर एक पीएलएफएस सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। ये पीएलएफएस सर्वे होता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। जहां पर भी सर्वे का नाम आ जाए ना, तो अब ये समझ के चलना कि वो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दुबई ने यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन पैसेंजर कॉरिडोर बना दिया है। भाई साहब बहुत जरूरी था ये कॉरिडोर। अगर आप में से कोई भी इंटरनेशनल ट्रेवल करता है या कर चुका है तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से पता होगा कि इंटरनेशनल ट्रेवल में इमिग्रेशन में जाना पड़ता है आपको। इमिग्रेशन चेक में ही एक इंसान को 10 से 20 मिनट लग जाते हैं, और अगर लाइन लगी हुई है बहुत लंबी तो मान के चलो कि पौना घंटा तो कहीं नहीं गया, 45 मिनट्स तो कहीं नहीं गए। तभी बोला जाता है कि 2 घंटे पहले आ जाना अपनी फ्लाइट से एयरपोर्ट में, मतलब 3 घंटे पहले आ जाना। क्योंकि इनको बड़ा यकीन होता है कि भैया तुम्हारा 1-1.5 घंटा तो हम इसी में निकाल देंगे, टेंशन ही मत लो तुम, मतलब बैठने नहीं देंगे शांति से। तो दुबई ने फिलहाल एक इंटेलिजेंस एआई कॉरिडोर बना दिया है। मतलब क्या करना है, एट द टाइम केवल 10 लोगों को छोड़ा जाएगा इस कॉरिडोर में, जिनको पहले ही बोला जाएगा। पहले ही आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवानी पड़ेगी, अपना फेस रिकॉग्निशन आप पहले ही घर बैठे कर लेंगे। ठीक है, अपनी प्री रजिस्टर्ड बायोमेट्रिक डेटा भी आप वहां पे दे दोगे। मतलब सब कुछ, सारा डेटा जो है वो आप लोगों से घर बैठे ही आपसे ले लिया जाएगा। अब आप जब एयरपोर्ट पहुंचोगे आपको क्या करना है, एक कॉरिडोर बनाया इन लोगों ने, उस कॉरिडोर पे बोलेंगे चलो अपना सामान लेके जाओ, और एआई कैमराज आपका फेस डिटेक्ट करेंगे। आपका फिंगरप्रिंट तो खैर वो पहले ही एंट्री के वक्त ले लेंगे। तो सब कुछ मैच हो जाएगा तो फिर बढ़िया, और अगर मैच नहीं हुआ तो फिर रोकेंगे आप लोगों को, है ना? तो मतलब आप ये मान के चलिए कि 14 सेकंड्स 14 सेकंड्स में मतलब एक इंसान का इमिग्रेशन हो जाएगा चेक,
14 सेकंड्स भाई साहब, 10-15 मिनट लगते हैं कम से कम अगर हम मैनुअल चेक करें तो। इसके बाद कार्लोस अल्काराज और जेनिक सिनर आपको दिख जाएंगे एक फोटो में। अब होता क्या है जी, इनका जो मैच है ये चल रहा था, अगर आप देखें तो सिनसिनाटी ओपन चल रहा था। सिनसिनाटी ओपन एक लॉन टेनिस का टूर्नामेंट है। बहुत गर्मी थी जिसकी वजह से अर्ली जो रिटायरमेंट ले लेते हैं जैनिक सिनर। तो जैनिक सिनर जो है ये रिटायरमेंट ले लेते हैं गर्मी के कारण, मतलब गर्मी में खेला नहीं जा रहा था इनसे, तो 0-5 पे चल रहे थे ये। ऑलरेडी 5 गोल खा चुके थे ये, कार्लोस अल्काराज के अगेंस्ट खेल रहे थे। तो सिनसिनाटी फाइनल्स में, ओपन में जैनिक सिनर रिटायर हो जाते हैं। जस्ट 23 मिनट्स, 23 मिनट ही खेल पाए उस फाइनल को, और इनके अर्ली रिटायरमेंट के बाद कार्लोस अल्काराज जीत जाते हैं। कार्लोस अल्काराज का सिनसिनाटी ओपन है ये, और ये क्यों जीते, क्योंकि जेनिक सिनर जो है ये रिटायर हो गए। मैं तो भाई ये बोलूंगा 0-5 पे तो भाई तुम पहले ही चल रहे थे। मतलब न्यूज बनाने वाले का कमाल देखो आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला करंट है मॉस्क्यूटो डे। मच्छरों को भी इज्जत दे देते हैं थोड़ी सी। मच्छरों के लिए दिन 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक। आपको बता दूं आरबीआई ने सख्त, बहुत सख्ताई से सभी बैंकों को बोला था एक चीज, और वो क्या बोला था कि आप सभी बैंकों को ये निर्देश दिए जाते हैं कि अपनी वेबसाइट्स का डोमेन जो है वो .com से चेंज करके .in कर लिया जाए। .com से चेंज करके .in। और ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि आरबीआई ने बोला कि ऐसे में बैंकिंग फ्रॉड, साइबर फ्रॉड जो है वो आप लोगों के साथ में कम होंगे, इसलिए हम ये बात आपको कह रहे हैं। ऐसे में इनको डेडलाइन भी दी गई 31 अक्टूबर की। 31 अक्टूबर की डेडलाइन भी दी गई थी इन्हें, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक पहला बैंक बना जिसने अपना डोमेन .com से .in करा। अब आप किसी भी इंडियन बैंक का जरा वेबसाइट खोल के देखो, आपको हर इंडियन बैंक की वेबसाइट .in पर खत्म होती दिखेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर फिर प्रहार किया है। ऐसा लगता है ये जो पॉलिसी बनाती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पीटने के लिए बनाती है। इन्होंने श्रम श्री स्कीम बनाई है। श्रम श्री स्कीम जो है ये माइग्रेंट लेबरर्स के लिए है। ये कह रही है कि जिन बीजेपी रूल स्टेट्स में माइग्रेंट लेबरर्स के साथ हरासमेंट किया जाता है वो हमारे पास आए, उन लोगों को हम 5,000 रुपए महीना देंगे 12 महीने के लिए। मतलब 5,000 रुपए महीने की माइग्रेंट लेबरर्स को मदद की जाएगी, और ये 5,000 रुपए महीना आपको 12 महीने तक सरकार देगी, या तब तक देगी जब तक आपको काम नहीं मिल जाता। अगर आपको काम नहीं मिला 12 महीने के बाद तो भी पैसा बंद होगा, ठीक है। और अगर 12 महीने से पहले ही काम मिल गया तो बंद हो ही जाएगा। तो एक तरीके से बीजेपी रूल स्टेट्स में माइग्रेंट लेबरर जो काम कर रही है वो वेस्ट बंगाल में 5,000 रुपए लेने तो जा ही सकती है। ऐसा लग रहा है मुफ्त की रेवड़ियां हर जगह बट रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने अन्ना चक्र सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल 30 राज्यों में इंप्लीमेंट कर दिया है। अन्ना चक्रा डिजिटल सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है क्या? अब ये मान के चलिए मणिपुर छोड़कर ऑलमोस्ट हर जगह पर है ये। जब भी आप किसी फेयर प्राइस शॉप पर, राशन की दुकान पर राशन लेने जाते हैं तो राशन वाला क्या बोलता है कि भैया राशन खत्म हो गया है ना, इतना राशन नहीं है। और जबकि वो आप लोगों को राशन पूरा नहीं देता, आपके कार्ड पर एंट्री ज्यादा की करता है, देता आपको कम है। तो इन सब चीजों से कैसे बचे? अब जो भी चीजें वो जनरली आगे हैंडओवर करेगा, जो भी राशन वगैरह वो देगा आगे, उसकी एंट्री डिजिटली होती रहेगी। तो डिजिटल एंट्री साथ के साथ चलती रहेगी। तो ऐसे में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफी मॉडर्नाइज हो जाएगा, और पीडीएस शॉप पर बैठा वो कर्मचारी सरकारी जो धांधलेबाजी करता था आप लोगों के अनाज के साथ, वो कर नहीं पाएगा। तो अपने आप में बढ़िया स्कीम है जी। और इसके बाद आज का आखिरी करंट, लोकसभा ने पास कर दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल, IIM बिल। और इस IIM बिल के अंतर्गत गुवाहाटी में एक नया IIM स्थापित होगा, और गुवाहाटी के IIM के साथ भारत में टोटल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये लोकसभा 2025 में अगस्त में जो इनका सेशन लगा था तब पास हुआ था ये बिल। और इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। ये अगस्त का एक छोटा सा बस मेरी तरफ से एक समराइज वर्जन है। सारे इंपॉर्टेंट करंट मैंने जितना टाइम हो सकता था उसमें कवर करने की कोशिश करी है, बट फिर भी डिटेल्ड कोर्स ये नहीं है। मैं फिर भी बोलूंगा बहुत हद तक हेल्प करेगा आपकी, बट डिटेल्ड मैनर में अगस्त मंथ तो नहीं कवर किया जा सकता है क्योंकि बहुत बहुत करंट होते हैं। बट फिर भी मेरी समझ के हिसाब से मैंने कवर किया है। आप हमारे करंट अफेयर्स कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है, किसी बच्चे को केवल करंट अफेयर ज्वाइन करना है, तो वो कोर्सेज भी आप अलग से एजू प्रिपरेटर से ले सकते हैं। वी गाइस आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और घर पर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।